जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी सेहत का और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों एसएससी सीपीओ के इंडियन पॉलिटिकल भारतीय संविधान से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल है, जो एक्सपेक्टेड सवाल हैं, जो बार बार जो है एसएससी पूछती है हर एग्ज़ाम में अपने सीपीओ के। तो उन सवालों को जो है आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, आप लोगों के साथ एनालिसिस करेंगे बढ़िया से। क्योंकि सीपीओ का पेपर आ रहा है दोस्तों, एक दो दिन के अंदर उसके पेपर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का जो है सिलेक्शन 0.25 मार्क्स से, एक नंबर से, 0.50 मार्क्स से रुके। अगर यहाँ से एक दो सवाल भी आप लोग अच्छे कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग रेस में बन जाओ। क्योंकि मैं कई सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनके जो है 0.25 से, 0.50, आधे नंबर से, एक नंबर से जो उनका सिलेक्शन रुक जाता है। इस बार तो वैसे भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग एक वीडियो देख करके 4-5 सवाल आपके ठीक हो रहे हैं, 4-5 सवाल मतलब मान लीजिए कि इसमें से नहीं भी आता है, लेकिन कुछ दाएं बाएं से सीपीयू एसएससी जो है सवाल पूछ सकती है। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी लॉस नहीं है, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिए और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये सवाल, इनमें से कई सारे सवाल एसएससी जो है पूछ भी सकता है, क्योंकि वो हमेशा पूछ चुका है, सीपीयू के हर शिफ्ट वगैरह के अंदर सवाल पूछता रहता है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो सवाल है दोस्तों वो है आपके सामने। सबसे पहला जो सवाल है वो है आपका कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। सबसे फेवरेट सवाल हर एग्जाम के अंदर एसएससी की पूछा जाता है। बच्चों को जो है टिप्स पे होना चाहिए कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल के बीच में है, कौन से भाग के अंदर रखा गया है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद किसकी बात करता है। तो ये सवाल तो आप आंख बंद करके, मतलब इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है बिल्कुल बढ़िया से। इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाओगे तो आपके 3-4 सवाल तो ऐसे ही हो जाने वाले, क्योंकि यहाँ से सवाल हमेशा आते हैं फंडामेंटल राइट से। चाहे डीपीएसपी हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, यहाँ से सवाल, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टीनोग्राफर का हो, सबके अंदर यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के यानी कि फंडामेंटल राइट्स को जो है रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 5 से लेके 11 बिल्कुल नहीं, 5 से 11 के बीच में तो बात ही नहीं, 5 से 11 के बीच में नागरिकता की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 12 से 35। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार को रखा गया है दोस्तों, ठीक है। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है दोस्तों। 6 मौलिक अधिकार के अंदर कौन कौन सा आपका मौलिक अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, फिर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 12 से 35। उसके बाद में देखिए 36 से 51, 36 से 51 तो हो ही नहीं सकता। 36 से 51 के अंदर क्या रखा गया है, 36 से 51 के अंदर रखा गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोला जाता है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीपीएसपी जो है हम लोगों ने कौन से देश के संविधान से इसको एक्सेप्ट किया। ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। उसके बाद में आपका, उसके बाद में दोस्तों आपका अनुच्छेद 52 से 62, ये तो है नहीं दोस्तों, यहाँ जो है प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला सवाल जो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छी तरह से एनालिसिस कराऊंगा आप लोगों का, क्योंकि ये सवाल नहीं तो कुछ इससे रिलेटेड पूछ सकता है एसएससी, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से प्रिपेयर होकर जाना है दोस्तों। मैं एक और बार बोल रहा हूँ कि जीके के अंदर बच्चों के स्कोर बहुत ख़राब आते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि 0.5 नंबर, 0.25 नंबर से जो है बच्चों का टीयर 1 क्लियर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया से देखिए इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों को संदर्भित करता है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कई सारे सवाल पूछते हैं। सबसे पहला तो भाई फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो कन्फर्म ही कन्फर्म। उसके बाद में आता है आपका आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका अनुच्छेद। वो लोग अनुच्छेद अनुच्छेद वगैरह से भी जो है सवाल पूछ लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद किसकी बात करता है। यहाँ पर जिस तरह से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों को संदर्भित करता है, यानी कि स्टेट असेंबलीज होती है ना दोस्तों, स्टेट असेंबलीज से कौन जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। स्टेट असेंबली से जो है कौन रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका
सेकेंड, अनुच्छेद 175 जो है रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल जो है आपका, नेक्स्ट सवाल, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी, जिसके अंदर आपका जो है जमीन जायदाद से रिलेटेड जो इशू होता है, उसके बाद में न्यायिक जुडिशियल उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय का जो वर्क है वो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ये सवाल उसके अंदर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को किस तरह से डील करें, क्योंकि बच्चों को इतना डीप तो पता नहीं होगा। ठीक है, कि सिविल क्या है, जुडिशियल क्या है। तो यहाँ पर बच्चा जो है एलिमिनेशन मेथड लगा सकता है और थोड़ा सा लॉजिक लगा सकता है। लॉजिक क्या लगाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय की बात आ गई है, तो हमको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय का कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद के बीच में उसका काम रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 144, 144। ठीक है दोस्तों, हाँ, क्योंकि 144 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को उसके अंदर रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल है जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। आप देखिए ये सवाल फंडामेंटल राइट से पूछा कि नहीं पूछा, अब तक हम लोगों ने जो 4 सवाल चौथा कर रहे हैं, जिसमें से जो है ये 2 सवाल, दूसरा सवाल जो है फंडामेंटल राइट से पूछा गया। तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हर एग्जाम का, वहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर वो लोग रोक लगाता है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क्या है, पहला है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो अनुच्छेद 32 के अंदर रखा गया, ये तो हो नहीं सकता, एलिमिनेशन करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 1922 अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में, ये भी नहीं बात करता है। उसके बाद में आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में भी बात नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 23 जो बात करता है कि 14 साल से कम बच्चे को जो है किसी भी खतरनाक जगह पर आप लोग नहीं काम धंधे के लिए लगा सकते हैं, ये उसके फंडामेंटल राइट का हनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए, यानी कि यूनियन के लिए और स्टेट्स के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना दोस्तों, की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर अनुच्छेद पूछ लिया है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 बात करता है दोस्तों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट वगैरह का। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए, उसके बाद में अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इंडियन पॉलिटी से जो है 4-5 ही सेगमेंट सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो आपका पूछेंगे वो लोग राइट्स वगैरह से, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, ठीक है, प्रियम्बल से पूछ लेंगे। उसके बाद में वो आर्टिकल पे फोकस करते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट जो पद वगैरह हैं, आर्टिकल्स वगैरह वहाँ से। उसके बाद में ये लोग पूछेंगे लेजिस्लेटिव से, लेजिस्लेटिव से भी कहाँ से पूछेंगे दोस्तों, लेजिस्लेटिव से भी पूछेंगे वो आपका सेंट्रल पार्लियामेंट से पूछेंगे। उसके बाद में स्टेट की लेजिस्लेटिव, ठीक है, असेंबली वहाँ से पूछेंगे। एग्जीक्यूटिव के अंदर वो लोग यूनियन की एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर प्रेसिडेंट आता है, आपका प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके बाद में मिनिस्टर्स आते हैं, और स्टेट में आपका राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है। तो यहाँ फिर उसके बाद में जुडिशरी से वो लोग हाई कोर्ट पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट पूछेंगे, फिर मिसलिनियस कुछ टॉपिक्स होते हैं, वहाँ से ये लोग पॉलिटी में सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है ये देखिए लेजिस्लेटिव से पूछा गया है। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। देखिए इस सवाल को जो है हम लोग शब्दों से इसको क्रैक कर सकते हैं। कैसे क्रैक करेंगे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द्विसदनात्मक, द्वि का मतलब होता है दो, सदन का मतलब होता है जहाँ पर 2 सदन हो। ठीक है, जिस तरह से संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से भारतीय संविधान की विधायिका द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मतलब क्या होगा दोस्तों, यह 3 सदनों वाला विधायिका है, बिल्कुल गलत, या तो 3 की बात ही नहीं हो रही है। यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है, बिल्कुल सही, यही आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 सदनों वाला, जहाँ पर 2 सदन वगैरह हों। जैसे कि अगर आप केंद्र के अंदर बात करोगे तो लोकसभा राज्यसभा, स्टेट के अंदर बात करोगे तो विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों सवाल, ये देखिए मैंने क्या बोला था कि किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो आर्टिकल पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या सवाल पूछा गया है, वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, यानी कि वित्त आयोग का जो
कार्य वगैरह है, कार्य प्रक्रिया वगैरह, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग जो है कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी जो इसको हम लोग डील कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दोस्तों देखिए अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 तो बात ही नहीं करता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 ये तो आपका संवैधानिक संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 324 ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करता है, उसके अंदर उसका कार्य प्रकार रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 दोस्तों, जिसमें किसकी बात की गई, फाइनेंशियल कमीशन की बात की गई। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए, ये देखिए मौलिक अधिकार से दोबारा सवाल आ गया। तो मौलिक अधिकार जो है बहुत ही फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम का। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि मौलिक अधिकार को कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो हम लोगों ने ले रखा कॉन्सेप्ट को कौन से देश से हम लोगों ने जो है ग्रहण किया। हम लोग को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंदर कई सारी विशेषताएं जो है अन्य अन्य देशों से हम लोगों ने ग्रहण की हैं, वो चाहे आयरलैंड हो, रूस हो, उसके बाद में चाहे वो फिर ब्रिटेन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो। ठीक है, तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ले रखा वो कौन से देश से लिया दोस्तों, तो हम लोगों ने ग्रहण कर रखा है अमेरिका से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोगों ने जो है आयरलैंड से क्या ले रखा है, ब्रिटेन से कौन सा विशेषता लिया, और यूएसएसआर जो आज रूस है उससे हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, ये सवाल, हाँ क्या है सवाल दोस्तों, सवाल है कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। हमें पता है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बनाया गया था। ठीक है, तो कौन जो थे वो भारतीय संविधान के अस्थायी, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था। ठीक है, तो क्या राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, नहीं, ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, नहीं। क्या पंडित नेहरू जी को बनाया गया था, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यही सेम सवाल जो यूपीएससी की प्रीलिम्स में इस बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि दूसरे एग्जाम्स के कुछ वन लाइनर सवाल को भी जो है एसएससी पूछ लेता है। ठीक है, तो हमको जो है सब चीज़ें बढ़िया से तरीके से कवर करनी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार का अंग है। देखिए मौलिक अधिकार ही चल रहा है हर जगह। ठीक है, मौलिक अधिकार से कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि भाई जो प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का जो अधिकार है वो भारतीय मौलिक अधिकार के किस में रखा गया है। ठीक है, तो क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं, उसमें तो धर्म की बात की गई है। उसके बाद में समानता का अधिकार, नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंदर आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया है। 21 के अंदर कई सारे अधिकारों को रखा गया दोस्तों। ठीक है, तो 21 के अंदर जो है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात की गई। तो ये 10 सवाल थे, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो ये सवाल जो हैं आपके सीपीयू के अंदर एक्सपेक्टेड हैं, पूछ सकते हैं। ये एग्जैक्ट सवाल नहीं पूछेंगे तो इससे दाएं बाएं कुछ घुमा करके पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलेगा, बिल्कुल ही मिलेगा आप लोगों को हेल्प, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। ठीक है, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं भी जो पॉलिटी के लिए बनाया हूँ, हिस्ट्री के लिए बनाऊँगा, ज्योग्राफी के लिए भी, ठीक है, इतिहास के लिए भी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।